रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने दो बच्चों कविता और विनोद के साथ रहा करती थी। सुनीता हमेशा से अपने बेटे विनोद को ज्यादा मानती थी और अपनी बेटी को हमेशा ही फटकारती। कविता को हमेशा वो मारा करती, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। ऐसे ही एक दिन कविता घर का काम कर रही थी। जल्दी में उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज से सुनीता कविता को बोलती है, अरे ओ करमजली, कामचोर लड़की, अब क्या तोड़ दिया तूने? हमेशा कुछ ना कुछ गिराती रहती है, क्या करूँ मैं तेरा? वो माँ, कांच का गिलास टूट गया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। क्या कांच का गिलास तोड़ दिया तूने? तुझे पता है वो कितना महंगा सेट था और वो गिलास आखिरी था। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुनीता इतना कहकर उसको बुरी तरह से पीटने लगती है और तब तक मारती है जब तक कि वो अधमरी हालत में ना हो जाए। सुनीता कविता को मार ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है। सुनीता की पड़ोसन कविता को बहुत मानती थी क्योंकि उसकी कोई लड़की नहीं थी। वो हाथ में खीर का कटोरा लेकर कविता के पास आती है तो देखती है कि सुनीता उसे मार रही है। पड़ोसन उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा सुनीता, क्यों मार रही है इस बेचारी को? तुझे इस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? तू अपना काम कर, मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरी बेटी है, इसलिए तो बस तुझे समझा रही हूँ, वरना तो क्या? बोल, क्या कर लेगी? छोड़, रहने दे। मैं कविता के लिए खीर लेकर आई हूँ। ले कविता, बेटा खा ले। पड़ोसन खीर देकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते रहते हैं। सुनीता का अत्याचार खत्म ही नहीं होता। वो आए दिन कविता को पीटा करती। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनीता अपने बेटे विनोद की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। कुछ देर बाद घर में बहू आती है। उसके गृह प्रवेश के लिए सुनीता कविता को आरती की थाली लाने को कहती है, लेकिन कविता थोड़ा देरी से आती है, जिससे कि सुनीता को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। अरे ओ उल्टा, तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं बुलाऊं तब आया कर, हमेशा लेट हो जाती है। वो माँ, कुमकुम नहीं मिल रहा था इसलिए लेट हो गई। जुबान लड़ाती है मेरे से। रुक, आज शुभ समय पर तेरे साथ अशुभ कर देती हूँ। सुनीता गुस्से में कविता का हाथ जलते हुए दिए के ऊपर रख देती है और उसका हाथ जल जाता है। ये सब उसकी बहू सपना देख रही थी और मन में कहती है, कैसी माँ है ये, बिल्कुल जल्लाद। इसको अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आ रही है क्या? कितनी बेरहमी से हाथ जला दिया बेचारी का। अगर ये कविता के साथ ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ तो और भी ज्यादा बुरा करेगी। भगवान ही बचाए मुझे। सपना अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सुनीता की आवाज आती है और वो कहती है, कहाँ खो गई बहू? आजा, कलश को दाएं पैर से गिराकर अंदर आजा। जी माँ, जैसा आप कहें। चल सपना, अच्छे से सारे रस्म को कर ले, वरना ये बुढ़िया तुझे भी जला देगी। सपना चुपचाप सुनीता की बात मानकर सारी रस्में अच्छे से कर लेती है और अंदर आकर रूम में आराम करने चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं। सपना अपनी सास के डर से घर का सारा काम उसके जगने से पहले ही कर दिया करती, ताकि वो सुनीता को कहने का मौका ही ना दे। ऐसे ही एक दिन सुनीता जल्दी जाग जाती है और उठकर देखती है कि सपना घर का सारा काम कर रही थी और कविता अब तक उठी नहीं थी। सुनीता कविता को आवाज लगाती है और कहती है, कहाँ मर गई तू? तेरी सुबह नहीं हुई क्या? तेरी भाभी उठकर सारा काम कर दी और तू है कि अभी तक सो रही है। जल्दी नीचे आ। सुनीता की आवाज सुनकर सपना भागी भागी आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बेटा, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराम से सोकर उठती ना। जाकर तू आराम कर ले। सुनीता की इतनी अच्छी बोली सुनकर वो दंग रह गई और जाते जाते खुद से बोलने लगी, ये कैसा रूप है बुढ़िया का? एक तरफ जहाँ ये कविता को इतना पीटती है, वहीं पर मुझ पे ये इतना प्यार से और आराम से बोल रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ये मेरी ही सास है ना, जो हमेशा अपनी बेटी पर चिल्लाती रहती है। इतना बोलते बोलते सपना अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसी दिन शाम को पड़ोसन फिर से कविता के लिए उसके घर आती है और देखती है कि कविता काम कर रही थी और उसकी बहू बैठकर आराम से अंगूर खा रही थी। ये देखकर पड़ोसन कहती है, ये क्या है सुनीता, जहाँ तू अपनी बेटी से काम करवा रही है और बहू बैठकर खा रही है? कैसी सास है तू? तू इधर आ और बैठ और मेरी बात को अच्छे से समझ। हाँ समझा। देख,
मैं अपनी बहू से इतना प्यार इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे इस घर का वारिस देगी और मेरी बेटी इस घर से मेरी और मेरे पति की सारी जमा पूंजी लेकर जाएगी। मेरे घर की लक्ष्मी है मेरी बहू, तो इसीलिए उसको अपनी सराखों पर रखती हूँ। अगर तेरी बहू लेकर आई है तो उसके माँ बाप ने उसे दिया है, और तेरी बेटी कहीं जाएगी तो तेरे संस्कार लेके जाएगी। तू देख लियो सुनीता, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी बेटी ही साथ देगी, ना कि बहू। एक काम कर, तू यहाँ से उठ और जाकर अपना काम कर, मुझे ज्ञान मत दे, समझी? पड़ोसन उठकर वहाँ से चली जाती है। अब सुनीता का कविता पर अत्याचार बढ़ता जाता है और सपना पर प्यार बढ़ता जाता है। कुछ दिनों बाद सुनीता का जन्मदिन आने वाला था। सपना शॉपिंग पर जाती है और वहाँ से अपनी माँ और अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। उसके साथ में कपड़े देखकर सुनीता खुश होती है और उससे बोलती है, अरे कहाँ गई थी बहू, और ये सब हाथ में क्या है? वो माँ जी, मैं ना शॉपिंग पर गई थी, वहाँ से मैं सबके लिए सामान लेकर आई हूँ। अच्छा, तो तू मेरे जन्मदिन के लिए कपड़े लेकर आई है? ओ माँ जी, आपका भी जन्मदिन है क्या? ये कपड़े तो मैं अपनी माँ के लिए लेने गई थी, उनका कुछ दिनों बाद ही जन्मदिन है ना, इसलिए। सुनीता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहू उसके लिए कुछ नहीं लाई है और अपनी माँ के लिए इतने सारे कपड़े लेकर आई है। कुछ दिनों बाद सुनीता का जन्मदिन होता है और सुनीता का जन्मदिन उसकी बहू की माँ के जन्मदिन के दिन ही था। सपना तैयार होकर अपनी माँ के पास जा रही थी कि तभी सुनीता उसे कहती है, बहू कहाँ जा रही है? आज मेरा जन्मदिन है, आज तो यहाँ रुक जा। ओह माँ जी, आप एक तो पीछे से टोकना बंद कर दो, और आज मेरी माँ का जन्मदिन है तो मैं वहाँ जाऊंगी। आप अपनी बेटी के साथ बैठकर अपना जन्मदिन मना लो और मुझे जाने दो। आगे से मुझे कभी टोक मत देना। और हाँ, ये लो अपनी साड़ी। सुनीता सपना का व्यवहार देखकर दुखी हो जाती है और सर पकड़कर रोने लगती है। कुछ देर में कविता अपनी माँ के लिए हाथ में केक और साड़ी लेकर आती है और अपनी माँ को कहती है, जन्मदिन मुबारक हो माँ, आप जियो हजारों साल। सुनीता कविता को जन्मदिन का केक लाते देखकर और जन्मदिन का तोहफा देखकर रोने लगती है और कहती है, माफ कर दे मेरी बच्ची मुझे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने आज मेरे जन्मदिन पर तोहफा दिया, और जहाँ मैंने बहू को इतना प्यार दिया वो आज चली गई मुझे छोड़ के। इतना बोलकर सुनीता कविता को गले से लगा लेती है। तभी बाहर से सपना आ जाती है और सुनीता को बोलती है, माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, हम तो बस एक नाटक कर रहे थे ताकि आपको एहसास हो जाए कि बेटी हो या बहू, दोनों के साथ एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। आपको बस सबक सिखाना था कि आप मुझे और कविता को एक जैसा प्यार दो। सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू और बेटी दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करने लगती है। इसके बाद अब कविता के लिए उस घर में रहना आसान हो गया था, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहती। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेयान अपनी बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी में अच्छा सा सूट बूट पहने अपने दोस्त के बताए रेस्टोरेंट में जा पहुंचता है। गाड़ी से उतरकर वो रेस्टोरेंट में जाकर रिजर्व्ड किए टेबल पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो अपने दोस्त विवेक को कॉल लगाता है। हेलो, कौन? मालिक, आपका नौकर बोल रहा हूँ। साले कब आएगी तेरी ब्लाइंड डेट वाली? आधे घंटे से ऊपर हो गया। अरे यार ठंड रख, लड़कियां तो होती ही लेट लतीफ है, आ जाएगी। ऐसा है, मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है, पता है ना मेरे एक एक मिनट की कीमत है। साले इतना तो मुझे कोई करोड़ों की डील वाला क्लाइंट भी वेट नहीं करवाता। यार देख, ऐसे पलट मत, अब मम्मी ने डेट पर जाने को कहा था मुझे। और तूने अपनी जगह भेज दिया मुझे। तू दोस्त ना होता ना तो मैं तेरी मदद करता ही नहीं। इसीलिए तो तुझ जैसे एक्सपीरियंस इंसान को भेजा है अपनी जगह डेट पर, कि तू मिलते ही कोई कमी निकाल दी उस लड़की में तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस पहने कियारा नाम की लड़की आती है, जिसे देखते ही रेयान के हाथ से फोन छूट कर गिर जाता है। तो कियारा रेयान को देखते ही हैरानी से एक जगह खड़ी रह जाती है और दोनों अपने मन में कहते हैं, ओ माय गॉड, डेट पर मेरा एक्स क्या कर रहा है? व्हाट द हेल, मेरी एक्स यहाँ क्यों? अपने एक्स को सामने देखकर दोनों की दुनिया हिल जाती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरने के बाद एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम? लगता है ये भी मुझे देखकर शौक हो गया है, लेकिन मुझे क्या, ये तो मेरा एक्स है। क्यों,
ये रेस्टोरेंट क्या तुमने खरीद रखा है क्या, जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? कैसे एटीट्यूड से बात कर रही है, मुझे क्या, वैसे भी हमारे बीच कुछ रहा नहीं। जी नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डेट पर जरूर आया हूँ। कमीना कहीं का, डेटिंग शुरू कर दी इसने। मैंने तो पूछा ही नहीं। जिस भी काम के लिए आए हो कहीं और जाकर बैठो, ये टेबल रिजर्व्ड है। हाँ तो जिसने रिजर्व करवाई है वही तो खड़ा है इसके पास। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये टेबल। वो बोल ही रही थी कि तभी वेटर आकर दोनों से कहता है, मिस्टर विवेक। जी मैं ही हूँ। और आप मिस आरुषि। जी हाँ। आप लोग आराम से अपनी डेट एंजॉय कीजिए, आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई हैं। प्लीज हैव योर सीट। दोनों ही ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने एक्स के साथ डेट पर आए थे। तभी कियारा वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी कजिन आरुषि को कॉल लगाती है। आरुषि बहन, तुम मेरे एक्स को डेट करने वाली थी। तेरा एक्स? हाँ, मेरा एक्स पहुँचा है यहाँ डेट के लिए। देख, यहाँ तक मैं आ गई, अब इससे आगे नहीं जा सकती। कियारा यार, आधे रास्ते में धोखा मत दे। तूने कहा था कि तू मेरी जगह डेट पर जाकर बंदे को ना कह कर आएगी, और फिर मुझसे डेट करने वाला बंदा तेरा एक्स निकला, तो मेरा क्या फॉल्ट? तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी जगह अपने एक्स को डेट करूं? और क्या, अब देख, वो भी तो तुझसे मूव ऑन करके डेट पर आया है, तो तू भी उसे दिखा कि तू भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रही है। यहाँ कियारा अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी तो वहीं रेयान भी विवेक को कॉल करके उल्टा सीधा सुनाता है। कियारा और रेयान कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को जानते थे और वहीं उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। 2 साल तक एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, जिसके 1 साल बाद तक आज वो एक दूसरे से मिल रहे थे और डेट पर एक दूसरे से मिलकर हैरान थे। कियारा वॉशरूम से बाहर आती है तो रेयान फट से कॉल कट कर देता है और दोनों टेबल पर बैठे एक दूसरे को ना देखते हुए आसपास नजरें घुमा रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने रिलेशनशिप के दिनों को याद करने लगते हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये फूल लेकर मेरे प्रपोजल को कबूल करो। नहीं, मुझे फूल पसंद नहीं। अरे पर क्यों? फूल तो हर लड़की को पसंद होते हैं। हाँ होते होंगे, पर मैं हर लड़की के जैसी थोड़ी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें कांटे ला कर दूं बेबी? तुम्हें मेरी हाँ नहीं चाहिए क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी हाँ सुनने के लिए ही तो मैंने इतना खर्चा करके ये रोमांटिक माहौल बनाया है। देखो हाँ कर दो, वरना। तभी वो गुलदस्ता फेंकते हुए उसके गाल पर किस कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सभी लोग उन पर फूलों की बारिश करते हैं। दोनों पुराने दिनों के ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी वेटर वहाँ खाना लेकर आता है। सर, मैडम, आपके लिए कॉफी। ये मैं कॉफी नहीं पीती। इसको अब तक याद है कि मैं कॉफी नहीं पीती। आप एक ऑरेंज जूस ला दीजिए। ओके सर। तभी वेटर वहाँ से चला जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे से नजरें मिलाने से हिचकिचाते हैं तो कियारा बात को शुरू करते हुए कहती है, कैसे हो? 1 साल बाद मिलना हुआ है हमारा। हाँ, वो भी एक दूसरे से डेट के लिए, यानी मूव ऑन कर लिया तुमने। हाँ, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने एक्स की याद में पागल बनकर जिंदगी काटे। वैसे फेक नाम क्यों यूज कर रहे हो? ऐसे ही, तुम्हें भी तो वेटर ने मिस आरुषि कहा। ये क्या तुम्हारा असली नाम है? तुमसे मतलब? घर वाले मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। कितनी प्यारी लग रही है गुस्सा करते हुए, थोड़ा भी नहीं बदली है। ओहो, क्या कर रहा है रेयान? एक्स है वो तेरी, फिसल मत। ये मौन व्रत क्यों धारण कर लिया, या फिर तुम्हारे डेट करने का तरीका ही यही है? देखो, ये डेट गलती से फिक्स हुई है तो मुझे लगता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डेट गलती से नहीं, गलत इंसान के साथ फिक्स हो गई है। चलती हूँ। ये नालायक नहीं सुधरेगा। तभी कियारा वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से उस पर फूलों की बरसात होती है। ये देखकर रेयान मन में कहता है, ये साले विकी ने एक ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ की बुकिंग की थी या डेट की एनिवर्सरी मनाने की? इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है ये सब? मुझे ना आरुषि की जगह यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विवेक ने भी ना कहाँ फंसा दिया। ओ, अभी वहीं बैठे रहोगे क्या? एक्स ना सही, एक अनजान समझकर ही घर तक ड्रॉप कर दो। हाँ, आता हूँ। तभी वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। आगे होने की वजह से कियारा रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी स्पीड में एक बाइक वाला उसके बगल से होकर गुजरता है तो कियारा चौंक जाती है। तभी रेयान उस बाइक वाले लड़के को गुस्से में कहता है, ओ झापड़ी के फटफटिया वाले, जरा धीरे चला ले, बेअकल कहीं का।
उसका गुस्सा देखकर कियारा जोर जोर से हंसने लगती है। तो उसे हंसता देखकर रियान भी मुस्कुराता है। तभी कियारा कहती है, अभी मेरी कजन यहाँ होती ना तो एक डेट में ही तुम्हें पसंद कर लेती। और विवेक तो तुम पर लट्टू ही हो जाता। अच्छा हुआ उसकी जगह मैं आया। मतलब तुम अपने दोस्त की जगह डेट पर आए थे? और तुम अपनी कजिन की जगह, है ना? मतलब हम दोनों ही किसी और की जगह डेट पर आए, लेकिन यहाँ आकर ये सोचकर हैरान हुए कि अपने एक्स के साथ डेट करने आए हैं। अजीब इत्तेफाक है, क्या मुलाकात है, मिल गए आज फिर कोई तो बात है। तुम्हें ये गाना तो याद है ना? बिल्कुल, कैसे भूल सकती हूँ जब तुमसे ब्रेकअप हुआ। उस दिन की सुबह तुमने यही गाना मुझे फोन पर सुनाया और उसी शाम हमने अलग होने का फैसला किया था। सच बताना, मेरे जाने के बाद रिग्रेट हुआ? रिग्रेट इस बात का ज्यादा हुआ कि मैंने एक गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छी दोस्त को भी खो दिया। कभी कभी लगता है ऐसे ही ठीक था ना, रिलेशनशिप में आकर सब खराब हो गया। जो भी हो, लेकिन आज अपने एक्स के साथ ये अनोखी डेट मुझे हमेशा याद रहेगी और तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी कियारा। बात करते हुए दोनों रोड क्रॉस करते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। नेहा अपने ससुराल में अपने पति राहुल और सास सोमवती के साथ रहा करती थी। नेहा और राहुल की शादी को लगभग 5 साल हो गए थे, पर अभी तक दोनों को माँ बाप बनने की खुशी ना मिल सकी, और जिनकी वजह से नेहा की सास सोमवती नेहा को हर रोज ताने देती। एक दिन नेहा की सास नेहा से कहती है, नेहा, ओ नेहा, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी, बोलिए। माँ जी की बच्ची कहाँ मर गई थी? ये बता, शाम हो चली है, खाना कौन बनाएगा? भूखा मारेगी क्या हमें आज? हाँ माँ जी, जा रही हूँ बस बनाने। आज घर की सफाई करने में बहुत समय लग गया। घर की तो सफाई हो जाएगी, पर ये जो कचरा हमारे सर पर पड़ा है, पता नहीं ये कब साफ होगा। एक बच्चा तो दे न सकी अभी तक, बांझ कहीं की। ऐसे ना बोलिए माँ जी, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी? कुछ और नहीं कहने को तो भगवान को बीच में ला रही है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से अभी के अभी। नेहा वहाँ से अपनी सास के ताने सुनकर रोती हुई चली जाती है और किचन में जाकर खाना बनाती है। अगले दिन नेहा की सास से मिलने राहुल की बुआ आती है और उसे देख नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने जाती है, पर राहुल की बुआ कामिनी अपने पैर पीछे कर लेती है और नेहा को आशीर्वाद नहीं देती और उसे कहती है, अरे अगर तुझे मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरे घर में भी तेरी जैसे बांझ बहू आएगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। नेहा को कामिनी की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और फिर नेहा के जाने के बाद राहुल की माँ सोमवती और कामिनी आपस में बात करती हैं, जहाँ कामिनी कहती है, अरे भाभी जी, आपने इस बांझ को अभी तक अपने घर में क्यों रहने दिया है? अगर ये मेरे घर में होती ना तो मैं कब का इसे घर से बाहर निकाल देती। अरे तो मैं कौन सा इसे रखना चाहती हूँ घर में? वो तो बस राहुल की वजह से रखा हुआ है मैंने इसे, वरना मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूँ। तुम एक काम करो, राहुल की दूसरी शादी करवा दो। अरे घर में सौतन आएगी तो महारानी खुद ब खुद घर से निकल जाएगी। बात तो सही है वैसे, पर एक शादीशुदा मर्द से कौन लड़की शादी करेगी? कोई और क्यों करेगी? अरे वो राहुल की बचपन की दोस्त है ना, रूही, उससे बात करके देखो। मुझे लगता है वो राहुल को मन ही मन पसंद करती है। एक छोटी सी चिंगारी और फिर देखो कैसे आग लगती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं करती हूँ रूही से बात। इतना कहकर सभी लोग अब खाना खाते हैं। अगले दिन राहुल की माँ रूही के घर उससे मिलने और शादी की बात करने जाती है और रूही से मिलकर बात करती हुई कहती है, कैसी है रूही बेटा? अरे आंटी जी आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ घर में सब कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा घर में। अब तुमसे क्या छिपाना बेटा, तुम तो अपनी हो। जी आंटी जी, आप सही कह रही हैं, पर क्या बात है मुझे बताओ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरी बहू ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। एक तो वो बांझ है, ऊपर से वो घर से भी नहीं निकलती है। कहती है इस घर पर मेरा हक है, तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ। और तो और घर का कोई काम भी नहीं करती और मुझे ही सब करना पड़ता है। राहुल भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है। अब हमें इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो बेटा। पर वो कैसे आंटी जी? बेटा तू राहुल से शादी कर ले और हमें इस चुड़ैल से बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। बुढ़िया ने पहले राहुल की शादी उस नेहा से करवा दी, जबकि उसे पता था कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अब देखना कैसे मैं इन सब से एक एक करके बदला लेती हूँ, खासकर उस नेहा से। अब उसे पता चलेगा सौतन के नखरे क्या होते हैं। ठीक है आंटी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर राहुल और नेहा शादी के लिए तैयार हैं? उनकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दे। इतना कहकर सोमवती खुशी खुशी घर आती है और अब वो राहुल को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती है। राहुल बेटा, मेरी बात सुन। हाँ बोलिए माँ, क्या बात है? आज तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देख, माना मैंने तेरी शादी नेहा से करवाई थी, पर अब तक नेहा हमारे घर को एक वारिस नहीं दे पाई है और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी बच्चा होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू रूही से शादी कर ले और रूही भी शादी के लिए राजी है। ये आप क्या कह रही हो माँ? नेहा के होते हुए मैं उसकी सौतन लेके आ जाऊँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तुझसे नहीं होगा? तू एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ की बात काट रहा है। ठीक है, फिर मुझसे भी जिंदा नहीं रहा जाएगा। तू और तेरी वो बांझ बीवी दोनों रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? अपनी जान देने। और क्या करूँगी ऐसी जिंदगी का जिसमें मेरा कोई अपना ना हो। राहुल के पिताजी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ दूसरी शादी करने के लिए। ये सब बातें नेहा सुन लेती है और तभी राहुल उसको समझाने के लिए आता है, पर नेहा खुशी खुशी कहती है, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। मैं आपके और माँ जी के फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर माँ जी को मैं वारिस नहीं दे पा रही हूँ और मेरी बजाय कोई और वारिस देगी तो इससे अच्छी बात और क्या है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद राहुल और रूही की शादी हो जाती है। शादी के बाद ही रूही के तेवर बदल जाते हैं और वो हर काम में नखरे दिखाने लगती है। रूही की घर में पहली रसोई होती है तो नेहा उसे बुलाने आती है और कहती है, रूही, तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जब मैं आई थी इस घर में पहली बार तो मेरी भी हुई थी पहली रसोई की रस्म। अरे नेहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का। यार तुम ही बना दो ना। रूही, ये मेरी नहीं तुम्हारी पहली रसोई है, समझी? तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नेहा सच में बहुत थक गई हूँ यार, आज तुम कर दो, माँ जी को ना पता लगे। बस कल मैं खुद कर लूंगी। ओके ठीक है। नेहा समझ जाती है कि रूही बहाना कर रही है। फिर वो चुपचाप सारा खाना बना देती है और जब सब खाने पर आते हैं तो नेहा की सास सोमवती खाना खाकर कहती है, वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है रूही तुमने, मजा ही आ गया। सच में पहली बार खाया है इतना अच्छा खाना, वरना वही घिसा पिटा खाना मिलता था। अरे ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैंने बड़े प्यार से खास आपके लिए बनाया है। आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। रूही की बातें सुन नेहा कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन नेहा रूही से कहती है, सुनो रूही, आज ऊपर वाले रूम की सफाई करनी है और बहुत सारे कपड़े भी हैं धोने को, तो तुम सफाई कर लो और मैं कपड़े धो देती हूँ। अरे यार नेहा, तुम्हें पता है ना, मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और शादी के कामों में मैं बहुत थक गई थी और उसकी थकान अभी तक नहीं गई है। मुझसे नहीं होगी सफाई। तो चलो कपड़े तुम धो लो, मैं सफाई कर देती हूँ। ना जी ना, अगर कपड़े धोंगी तो मेरी कमर में लचक आ जाएगी और कमर टेढ़ी हो जाएगी। मुझसे नहीं होगा ये। हे भगवान, मेरी सौतन तो बड़ी बहानेबाज है, हर बात पर बहाना कर देती है। चलो कोई बात नहीं रूही, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। नेहा की बात सुनकर रूही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब हर रोज रूही ऐसे ही बहाने मारकर काम से बच जाती और खुद आराम करती। एक दिन नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और घर में अब रूही और उसकी सास और राहुल रह गए थे। नेहा के जाने के बाद सोमवती रूही से कहती है, बेटा रूही, जाकर खाना बना ले, शाम हो चली है। वो माँ जी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं बनाया जाएगा खाना। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। वैसे भी तेरी अभी नई नई शादी हुई है और इस कलमुही नेहा को भी अभी घर जाना था, बाद में नहीं जा सकती थी। एक बार फिर से रूही बहाना कर देती है और बच जाती है काम से। अगले दिन रूही की सास उसे फिर से कुछ काम बताती है और रूही फिर से बहाना मार देती है, जिसके बाद अब रोज सोमवती को ही घर का काम करना पड़ रहा था। अब सोमवती समझ गई थी कि नेहा इसलिए अपने मायके गई थी ताकि सोमवती को भी रूही की सच्चाई पता चल सके कि नेहा की सौतन के
100 बहाने हमेशा तैयार रहते हैं काम न करने के। यही सोच सोच कर सोमवती घर में पोंछा लगा रही होती है और रूही आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी एकदम से नेहा घर वापस आ जाती है और अपनी सास को काम करते हुए देख कहती है, माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? और रूही कहाँ है? क्या बताऊं बहू, तेरी सौतन बड़ी तेज है। उसे जिस भी काम के लिए बोलो तो वो बहाना बना देती है और मैं उसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं ही उसे इस घर में लाई थी। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी कि आप खुद अपनी आंखों से रूही की सच्चाई देखें। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, उसे घर से निकाल कर रहूंगी। अब सब तुझ पर है बहू, जो करना है कर, बस इसे यहाँ से निकाल दे। तभी वहाँ पर रूही आती है और नेहा उससे सवाल करती है, रूही, रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से काम करवाने की? तुम्हें इससे क्या? और वैसे भी तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? मैं तुम्हारी सौतन हूँ। मेरा पूरा हक है इस घर पर और मेरी मर्जी, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तुम्हें शायद याद ना हो, पर यह शादी एक नकली शादी है। उस शादी में पंडित भी नकली था और मंत्र भी नकली थे, क्योंकि हमें तुम्हारे इरादों पर पहले ही शक हो गया था कि तुम हम सबसे बदला जरूर लोगी कि तुम्हारी शादी राहुल से क्यों नहीं हुई थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि शादी के बाद से राहुल तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? क्यों वो काम से बाहर चला गया? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है, शादी के वो झूठे पेपर जिन पर तुमने साइन किए थे। लो देख लो खुद। तुम सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिल गया सबूत। अब खुद जाती हो यहाँ से या मैं पुलिस को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से फिर कभी नेहा की सास उसे ताने नहीं देती है और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।